नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। यह लेक्चर बीएससी गृह विज्ञान भाग 2 की छात्राओं के पेपर सामान्य एवं उपचारात्मक पोषण प्रबंध के अंतर्गत तैयार किया गया है। साथ ही यह बीए भाग 3 की गृह विज्ञान द्वितीय पेपर की छात्राओं के लिए भी उपयोगी है। छात्राओं, आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि धात्री अवस्था में पोषण किस तरह का होना चाहिए। न्यूट्रिशन ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड। इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि धात्री अवस्था क्या होती है, धात्री अवस्था का अर्थ क्या है, उसमें दुग्ध स्त्रवण की क्रिया किस तरह से होती है, माँ के दूध का संगठन क्या होता है, माँ के दूध के संगठन को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, धात्री स्त्री की पोषण संबंधी आवश्यकताएं क्या होती हैं और आहार नियोजन करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि धात्री अवस्था क्या होती है। तो धात्री अवस्था वह अवस्था होती है जबकि माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। गर्भावस्था के बाद, डिलीवरी के पश्चात, जब स्त्री अपने पूर्ण विकसित और तेजी से बढ़ रहे शिशु का अपने दूध से पालन पोषण करती है, तो वह अवस्था धात्री अवस्था होती है। माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत के समान होता है। वह उसकी सभी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है और गर्भावस्था के तीसरे माह से ही दूध निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मेमरी ग्लैंड का विकास होने लगता है, लेकिन जो दूध का सिक्रीशन होता है वह बच्चे के जन्म के पश्चात ही होता है। तो किस तरह से दूध का सिक्रीशन होता है, उसको कौन कौन से हार्मोन्स प्रभावित करते हैं, उसे हम इस चार्ट के माध्यम से देखेंगे। इस चार्ट में आप देख रहे हैं कि जैसे ही बच्चा सक करता है तो माँ का हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होता है। हाइपोथैलेमस के स्टिमुलेट होने के कारण पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, जो कि नलिका विहीन ग्रंथि है, वह स्टिमुलेट होती है और उससे दो तरह के हार्मोन निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है और प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। और ये दोनों हार्मोन ही माँ के शरीर में मिल्क के निर्माण को और उसके सिक्रीशन को प्रभावित करते हैं। प्रोलैक्टिन जो होता है वह मेमरी ग्लैंड के एल्वियलस में मिल्क के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है या बढ़ाता है। और ऑक्सीटोसिन जो होता है वह एल्वियलस से मिल्क के सिक्रीशन को बढ़ाता है। अर्थात प्रोलैक्टिन जहां मिल्क का निर्माण करता है तो ऑक्सीटोसिन मिल्क को सिक्रेट करने का काम करता है, स्त्रवित करने का काम करता है। इस तरह से ये दोनों हार्मोन मिल करके मिल्क के सिक्रीशन की क्रिया को संपन्न कराते हैं। अब हम देखेंगे माँ के दूध का संगठन क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत के समान होता है। वह उसकी सभी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है, आसानी से पचाया जा सकता है। और उसका जो यदि हम संगठन देखें तो माँ के दूध में 87% पानी होता है, 1% जो होता है वह प्रोटीन पाया जाता है, 4% फैट पाया जाता है, 7% कार्बोहाइड्रेट होते हैं और बहुत ही थोड़ी मात्रा में 1% हार्मोन्स और विटामिन तथा मिनरल्स पाए जाते हैं। ये एक सामान्य संगठन है माँ के दूध का, लेकिन माँ के दूध के संगठन को कई फैक्टर्स होते हैं जो कि प्रभावित करते हैं। अब हम उनके बारे में देखेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो माँ के दूध को प्रभावित करते हैं। तो इस चार्ट में आप देख रहे हैं कि 3 तरह के फैक्टर्स हैं जो कि माँ के दूध के संगठन को प्रभावित करते हैं। पहला है मैटरनल फैक्टर्स, दूसरा है इन्फेंट से रिलेटेड फैक्टर और तीसरा है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। अब हम एक एक करके इन फैक्टर्स के बारे में देखेंगे। मैटरनल फैक्टर के अंतर्गत यदि हम देखें तो सबसे पहला कारण है एज, अर्थात माँ की उम्र। माँ की एज क्या है वह मिल्क के कंपोजिशन को प्रभावित करती है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है मिल्क के कंपोजिशन में और उसकी मात्रा में अंतर आता जाता है। ये देखा गया है कि 35 वर्ष के बाद माँ के शरीर से में मिल्क का फॉर्मेशन कम होने लगता है। दूसरा जो फैक्टर है वह है एथनिसिटी, अर्थात माँ किस जाति, किस धर्म या किस नेशनलिटी को बिलोंग करती है, यह भी उसके मिल्क फॉर्मेशन और उसके कंपोजिशन को प्रभावित करता है। तीसरा फैक्टर होता है न्यूट्रिशन, मतलब माँ का पोषण, माँ किस तरह का आहार ले रही है, क्योंकि माँ जो आहार लेती है उसी पर दूध का निर्माण जो होता है वह निर्भर करता है। यदि माँ अच्छा न्यूट्रिशियस आहार लेगी तो मिल्क फॉर्मेशन भी अच्छी तरह से होगा, लेकिन यदि माँ अच्छा आहार नहीं ले पा रही है, पोषक तत्वों से युक्त आहार नहीं ले पा रही है, तो मिल्क फॉर्मेशन जो होता है वह प्रभावित होता है।
नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल स्टेटस। माँ के स्वयं का पोषण स्तर जो होता है वह भी मिल्क फॉर्मेशन को प्रभावित करता है और मिल्क के संगठन को प्रभावित करता है। अंडर नरिश्ड माँ के शरीर में मिल्क का फॉर्मेशन कम हो जाता है। कंपोजिशन में चेंजेस नहीं आते हैं, लेकिन मिल्क के कंपोजिशन को पूरा करने के लिए माँ के शरीर से न्यूट्रिएंट का लॉस होने लगता है और माता का पोषण स्तर गिरने लगता है। इसलिए आवश्यक है कि माता का पोषण स्तर पहले से ही सही हो, ताकि उसके पोषण स्तर में किसी प्रकार की कमी मिल्क फॉर्मेशन के कारण न होने पाए। यदि हम इन्फेंट से रिलेटेड तत्व देखें तो बर्थ वेट, जन्म के समय शिशु का वेट कितना है, वह मिल्क के कंपोजिशन को प्रभावित करता है। साथ ही साथ शिशु का न्यूट्रिशनल स्टेटस, न्यूट्रिशनल स्टेटस मतलब वो गर्भ से कौन सा न्यूट्रिशनल स्टेटस, किस तरह का न्यूट्रिशनल स्टेटस लेकर के जन्म लिया है, वह भी मिल्क के कंपोजिशन को प्रभावित करता है। और लिंग, ये मेल है या फीमेल है, यह भी मिल्क कंपोजिशन को प्रभावित करता है। शारीरिक कारणों के अंतर्गत हम देखें तो लैक्टेशन स्टेज, लैक्टेशन पीरियड को आपने देखा, जानते हो कि दो भागों में बांटा है, 0 to 6 मंथ और 6 to 12 मंथ। दोनों ही स्टेज में जो पोषण संबंधी आवश्यकताएं होती हैं वह शिशु की अलग अलग होती हैं, इसलिए मिल्क का कंपोजिशन भी क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। दूसरा है स्टेजेस ऑफ नर्सिंग, मतलब माँ की नर्सिंग स्टेज क्या है, किस स्टेज पर वह नर्सिंग की क्रिया कर रही है। तो ये देखा गया है कि फर्स्ट चाइल्ड के समय माँ के दूध का कंपोजिशन बेहतर होता है। जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रेगनेंसी और डिलीवरी बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे मिल्क का कंपोजिशन चेंज होता जाता है। इसके अलावा 24 आवर वेरिएशन, अर्थात 24 घंटे में किस समय माँ बच्चे को फीड करा रही है, वह भी उसके पोषण स्तर को, या कहना चाहिए मिल्क के कंपोजिशन को प्रभावित करता है। मॉर्निंग आवर्स में मिल्क का कंपोजिशन अलग होता है, उसमें इस तरह के तत्व पाए जाते हैं जो कि शिशु को एक्टिव कर सकें। वहीं शाम के समय या रात के समय जो मिल्क होता है उसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिससे कि बच्चा आराम से सो सके और आराम कर सके। तो 24 आवर्स में किस समय मिल्क का पिलाया जा रहा है वह भी उसके कंपोजिशन को प्रभावित करता है। अब हम देखेंगे कि लैक्टेटिंग वुमेन की पोषण संबंधी आवश्यकताएं क्या होती हैं। तो बच्चों, आप जानते हो कि जो धात्री अवस्था होती है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट अवस्था होती है। इस अवस्था में माँ अपने शिशु को दूध पिला करके उसका पोषण करती है। यदि इस समय शिशु का पोषण अच्छी तरह से हो जाएगा तो उसका विकास जो होता है, शारीरिक और मानसिक विकास अच्छी तरह से हो सकता है। इसके लिए जरूरी है कि माँ का स्वयं का पोषण स्तर अच्छा हो और वो अच्छा आहार ले। और अच्छा आहार किस पर निर्भर करेगा कि उसकी पोषण संबंधी आवश्यकताएं उसके आहार के द्वारा पूरी हो पा रही हैं या नहीं। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो ICMR के द्वारा है वह धात्री स्त्री के लिए कुछ प्रस्तावित मात्राएं बताई गई हैं। उसके आधार पर उसे अपने आहार में भोजन को समावेशित करना चाहिए। ये जो आवश्यकताएं हैं ICMR के द्वारा 2010 में निर्धारित की गई हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि स्त्री की क्रियाशीलता के आधार पर कम क्रियाशीलता, मध्यम क्रियाशीलता और अधिक क्रियाशीलता में उन्हें वर्गीकृत किया गया है। और लैक्टेटिंग पीरियड के आधार पर 0 to 6 मंथ और 6 to 12 मंथ, इन्हें प्रत्येक क्रियाशीलता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। उसका कारण ये रहता है कि 0 to 6 मंथ में क्योंकि मिल्क फॉर्मेशन और उसका कंपोजिशन अलग होता है, 6 to 12 मंथ में मिल्क का कंपोजिशन और उसका फॉर्मेशन अलग होता है। उसके आधार पर धात्री स्त्री की पोषण संबंधी आवश्यकताएं भी बदल जाती हैं। यदि हम कैलोरी की आवश्यकता देखें तो आप देख रहे हो बच्चों चार्ट में कि जो सामान्य कैलोरी है उससे 600 कैलोरी अतिरिक्त देना चाहिए 0 to 6 मंथ की लैक्टेटिंग वुमेन को, चाहे वो कम क्रियाशील हो, चाहे मध्यम क्रियाशील हो, चाहे अधिक क्रियाशील हो। और वहीं 520 किलो कैलोरी अतिरिक्त देना चाहिए 6 to 12 मंथ की लैक्टेटिंग वुमेन को। यदि हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन मिल्क में काफी मात्रा में पाया जाता है। मिल्क प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। उस मिल्क के निर्माण के लिए और लैक्टेटिंग वुमेन की स्वयं की प्रोटीन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसे अतिरिक्त मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। 0 to 6 मंथ में 74 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन लिया जाना चाहिए और 6 to 12 मंथ में 68 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन लिया जाना चाहिए। यदि हम कैल्शियम को देखें तो दूध कैल्शियम का अच्छा सोर्स है। कैल्शियम की मात्रा की को पूरा करने के लिए धात्री स्त्री को अपने आहार में कैल्शियम अधिक मात्रा में लिया जाना चाहिए।
इस समय उसकी कैल्शियम संबंधी आवश्यकता अत्यधिक बढ़ जाती है और उसे 1200 मिलीग्राम कैल्शियम प्रतिदिन अपने आहार में समावेशित करना चाहिए। यदि हम आयरन देखें तो क्योंकि मिल्क आयरन का पुअर सोर्स है, आयरन मिल्क में अधिक मात्रा में नहीं पाया जाता है, इसलिए इस समय उसकी आयरन संबंधी आवश्यकताओं में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। 21 मिलीग्राम आयरन प्रतिदिन पर्याप्त होता है। यदि हम विटामिन ए देखें, चाहे वो रेटिनॉल के फॉर्म में हो या कैरोटीन के फॉर्म में, इस समय विटामिन ए की आवश्यकता बढ़ जाती है, क्योंकि मिल्क जो है विटामिन ए का एक अच्छा साधन है। उसमें रेटिनॉल के फॉर्म में विटामिन ए पाया जाता है, इसलिए इस समय विटामिन ए की रेटिनॉल के फॉर्म की आवश्यकता बढ़ जाती है। 950 माइक्रोग्राम प्रतिदिन लैक्टेटिंग वुमेन को लेना चाहिए, और यदि कैरोटीन के फॉर्म में ले रही है तो उसे 600 माइक्रोग्राम कैरोटीन के फॉर्म में प्रतिदिन लेना चाहिए। उसका कारण ये रहता है कि जितना हम बीटा कैरोटीन के रूप में विटामिन ए लेते हैं, पूरा की पूरा हमारे शरीर में अवशोषित नहीं होता, उसका केवल 17% ही अवशोषित हो पाता है, और जितना अवशोषित होता है उसका केवल 50% ही विटामिन ए में कन्वर्ट हो पाता है। तो इसलिए यदि बीटा कैरोटीन के रूप में हम विटामिन ए ले रहे हैं तो अधिक मात्रा में लेने की आवश्यकता होती है। एस्कॉर्बिक एसिड भी हम देखें तो इस समय धात्री स्त्री की जो एस्कॉर्बिक संबंधी आवश्यकता होती है वह 80 मिलीग्राम प्रतिदिन होती है। थायमिन, राइबोफ्लेविन और नियासिन, ये तीनों विटामिन की आवश्यकता जो होती है वह कैलोरी संबंधी आवश्यकता पर निर्भर करती है, और क्योंकि लैक्टेशन पीरियड में कैलोरी संबंधी आवश्यकताएं बढ़ गई हैं, आपने पहले ही देखा कि 0 to 6 मंथ में 600 कैलोरी अतिरिक्त देना है, 6 to 12 मंथ में 520 कैलोरी अतिरिक्त देना है, इसलिए विटामिन B1, B2 और B3 की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। जितनी सामान्य आवश्यकता है उसके अतिरिक्त क्रमशः 0.3, 0.4 और 4 मिलीग्राम विटामिन B1 देना चाहिए, B2 और B3 देना चाहिए। यदि हम फोलिक एसिड के देखें तो 300 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड धात्री स्त्री के आहार में होना चाहिए, और विटामिन B12 के यदि देखें तो 1.5 माइक्रोग्राम विटामिन B12 होना आवश्यक होता है, क्योंकि विटामिन B12 दूध में पाया जाता है, और इस समय लैक्टेटिंग वुमेन की विटामिन B12 की आवश्यकता जो होती है 1.5 माइक्रोग्राम देने पे पूरी हो जाती है। अब हम देखेंगे कि धात्री अवस्था में आहार नियोजन करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि धात्री अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट अवस्था होती है। इस समय जरूरी होता है कि माँ का आहार सभी पोषक तत्वों से परिपूर्ण हो, ताकि उसके शरीर में मिल्क फॉर्मेशन भी अच्छे से हो सके और उसके शिशु का मानसिक और शारीरिक विकास अच्छी तरह से हो सके। इसलिए आवश्यक है कि जब धात्री अवस्था के लिए आहार आयोजन किया जाए तो उसके लिए कुछ बातों को ध्यान में रखा जाए। उसमें सबसे पहला है कि धात्री स्त्री की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसे हाई प्रोटीन डाइट देना चाहिए। हाई प्रोटीन के लिए उसे हम दूध, दाल, सोयाबीन आदि दे सकते हैं। यदि वो नॉनवेज लेती है तो मांस, मछली, अंडे के रूप में भी प्रोटीन उसे दिया जा सकता है। अनाजों की भी अतिरिक्त मात्रा की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस समय कैलोरी संबंधी आवश्यकता बढ़ जाती है। तीसरा जो विशेष बात ध्यान देने की है कि बासी भोजन, तेज मिर्च मसालेदार भोजन, तला हुआ भोजन और गरिष्ठ भोजन नहीं देना चाहिए। उसका कारण ये रहता है कि माँ जैसा आहार लेती है उसका प्रभाव उसके मिल्क पर पड़ता है, और जब उस मिल्क का सेवन शिशु करता है तो वह प्रभाव शिशु पर भी पड़ता है। तो यदि गरिष्ठ भोजन लेगी, बासा भोजन लेगी, मिर्च मसालेदार भोजन लेगी तो वह शिशु के लिए नुकसानदेह हो सकता है। फिर है माँ के आहार में सब्जियों का सूप, फलों का रस, छाछ और तरल भोज्य पदार्थ की मात्रा अधिक होनी चाहिए। जल का भी सेवन उसे अधिक मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि आप ने देखा है कि मिल्क में पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है। यदि वह तरल पदार्थ या जल का सेवन कम करेगी तो मिल्क फॉर्मेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। इसी प्रकार दूध और दूध से बने पदार्थ का सेवन अधिक मात्रा में करना चाहिए, ताकि उसको कैल्शियम की प्राप्ति हो सके, और मिल्क की जो कैल्शियम संबंधी आवश्यकता है वह उसके आहार के द्वारा पूरी हो सके। नशीली दवाइयों का सेवन या शराब का सेवन धात्री स्त्री को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव उसके दूध पर पड़ता है और दूध से उसके बच्चे पर पड़ता है। इसलिए मादक पदार्थों का सेवन धात्री स्त्री को नहीं करना चाहिए। इसके अलावा सामान्यतः यदि वह दिन में 2 या 3 आहार ले रही है तो इस समय उसे अपने आहार की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। दिन भर में 5 या 6 आहार उसे लेना चाहिए। अब इस चार्ट में ये देख रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे फूड हैं जो कि माँ के दूध के सिक्रीशन को बढ़ाते हैं। इसमें आप देख रहे हो कि एस्पेरेगस है,
सैल्मन फिश है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ओट मिल, ब्राउन राइस, कच्चा पपीता, नट्स, स्वीट पोटैटो और ब्रूअर यीस्ट और वाटर, ये ऐसे 10 फूड हैं जो कि दूध के सिक्रीशन को बढ़ाते हैं। यदि धात्री स्त्री इनका इनको अपने आहार में समावेशित करेगी तो निश्चय ही उसके शरीर में मिल्क फॉर्मेशन अच्छी तरह से हो सकेगा और बच्चा जो है वह पोषक मिल्क को प्राप्त कर सकेगा। यहाँ रेफरेंस बुक है कि इसको तैयार करने में जिन बुक का मैंने उपयोग किया है, आहार एवं पोषण विज्ञान डॉक्टर का आहार एवं पोषण विज्ञान डॉक्टर ईना खनूजा और डायटेटिक्स भी श्री लक्ष्मी की बुक है। यदि आपको किसी प्रकार की क्वेरी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।